हेलो एवरीवन, दिस इज संजीव कुमार। आज जो है हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक न्यू टॉपिक को पढ़ेंगे जिसको बोला जाता है कॉम्बिनेशन ऑफ टू एसएचएम्स या कंपोजिशन ऑफ टू एसएचएम्स। देखो ये सब वेव वगैरह जब पढ़ोगे ना तो उसमें इसका यूज होता है। जैसे मान लो कोई एयर पार्टिकल है, वो ऑसिलेट कर रहा है एक पर्टिकुलर साउंड वेव के कारण, उसी समय दूसरा वेव पहुंच गया तो रिजल्टेंट मोशन कैसा होगा इसके बारे में सीखना है। अभी तक हम लोग जो कुछ भी पढ़ते थे तो कोई भी ऑब्जेक्ट एक सिंगल ऑब्जेक्ट का बात करते थे और सिंपल हार्मोनिक मोशन का बात करते थे। अभी हम लोग जो पढ़ेंगे वो है कॉम्बिनेशन या कहो कंपोजिशन ऑफ टू एसएचएम्स। ठीक ना। जब किसी पार्टिकल पर एक से ज़्यादा सिंपल हार्मोनिक मोशन सेम डायरेक्शन में एक्ट करे तब रिजल्टेंट मोशन कैसा होगा इसके बारे में तुमको सीखना है। चलो ध्यान से देखना। जैसे मान लो कोई पार्टिकल है और इस पर जो है एक रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट कर रहा है और उसके कारण जो है यह सिंपल हार्मोनिक मोशन में ऑसिलेट कर रहा है। सपोज करो इसका जो इक्वेशन है वो A1 साइन ओमेगा टी। समझ रहे हो? A1 मतलब क्या हो गया? एम्पलीट्यूड ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन यानी एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन। ओमेगा को हम लोग एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। यानी ये जो पार्टिकल है अगर केवल ये एसएचएम एक्ट करता तो ये A1 एम्पलीट्यूड में ऑसिलेट करता, अपने मीन पोजीशन से A1 इधर और A1 इधर जाता है ना। अब मान लो कि इस पर एक रिस्टोरिंग फोर्स तो लग ही रहा था जिसके कारण वो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग ऑसिलेट कर रहा था। सपोज करो अचानक जो है एक और सिंपल हार्मोनिक मोशन इस पर एक्ट हो गया और उसका मान लो इक्वेशन है A2 साइन ओमेगा टी प्लस सपोज करो फाई लिख देते हैं या डेल्टा लिख देते हैं या सी भी लिख देते हैं। चलो जनरली हम लोग फाई से डिनोट करते हैं। ध्यान से देखो, यानी कि दो सिंपल हार्मोनिक मोशन इस पर एक्ट करने लगा। पहले वाला जो मोशन है वो चाह रहा है A1 एम्पलीट्यूड में ऑसिलेट करे, बाद वाला चाह रहा है A2 एम्पलीट्यूड में ऑसिलेट करे। पहले वाला जो मोशन है उसका देखो फेज कांस्टेंट 0 है और बाद वाला जो मोशन है उसका फेज कांस्टेंट फाई है। लेकिन दोनों में सिमिलर क्या है? तो याद रखो दोनों में सिमिलर है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ओमेगा सेम होना चाहिए। तब जो है जो रिजल्टेंट मोशन भी आएगा ना, आगे देखोगे वो भी एक सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है। तो ठीक है, ये बात तो तुम सीखोगे ही। उसके पहले मैथमेटिक्स से रिलेटेड कुछ बात को नोट में पहले सीख लो, उसको साइड में कहीं लिख लेना क्योंकि ये तुमको बहुत जगह ज़रूरत में आएगा। एक तो तुम वेव ऑप्टिक्स पढ़ो, वेव पढ़ो, या तुम अल्टरनेटिंग करंट भी पढ़ोगे तो वहाँ भी चूँकि एसएचएम जैसा ही इक्वेशन रहता है तो उसमें भी ये हेल्प करेगा। तो इसको तुम ध्यान से देखना, समझना और याद भी रखना। जैसे मान लो कोई ऐसा इक्वेशन लिखा हुआ A साइन थीटा प्लस B कॉस थीटा। ठीक ना। अभी देखो, अभी हम इसको डील नहीं कर रहे हैं या ये टॉपिक बतलाएंगे क्योंकि मुझे कुछ मैथमेटिकल नॉलेज का रिक्वायरमेंट है यहाँ पे समझाने के लिए, तो वो तुमको पहले बतला दे रहे हैं। तो जैसे x इक्वल टू A साइन थीटा प्लस B कॉस थीटा, तो ये दो अलग अलग टर्म है ना। दोनों को अगर कंबाइन करके लिखना चाहते हो तो देखो एक मेथड, क्या मेथड है? तो ऐसे लिख दो A साइन कैपिटल ए, देखो ये है B, हम यहाँ कैपिटल ए लिखें, A साइन थीटा प्लस फाई।
तुम कहोगी क्या मतलब है इसके, क्या मतलब हो गया भाई अचानक लिख दिया ऐसा, ये और ये में क्या सिमिलैरिटी है। ठीक है, समझ में आएगा। देखो ऐसा कुछ नहीं, देखो ये जो कैपिटल ए है इसके जगह तुमको पुट करना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो यहाँ जो टर्म लिखा हुआ है यहाँ, और उसका अंडर रूट करना, और ये जो फाई है ना उसके जगह पे तुमको जो काम करना है वो b बाई ए लिखना है। ठीक, हम समझ रहे हैं कि तुम कंफ्यूज हो रहे हो, लेकिन कोई बात नहीं, देखो सब प्रूव कर देंगे। ये जो लिखा हुआ और ये जो लिखा हुआ देखने में अलग अलग जरूर है, लेकिन अगर कैपिटल ए के जगह ये पुट कर दो और tan फाई के जगह ये पुट कर दो तो दोनों इक्वेशन में कोई फर्क नहीं है, दोनों सेम इक्वेशन है। ठीक है, कैसे है भाई? तो देखो रख के देखते हैं। x इक्वल टू, चलो वैल्यू रखते हैं क्या, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन थीटा प्लस फाई। थोड़ा देखना, बढ़िया सीखना, साइन थीटा प्लस फाई। देखो मैथमेटिक्स में पढ़े होगे कि साइन ए प्लस बी हो तो फॉर्मूला क्या होता है? तो फॉर्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ये मैथमेटिक्स में पढ़े हो। तो चलो थीटा प्लस फाई है, क्या लिख दें इसको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसको एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। देखो साइन थीटा कॉस फाई साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, यानी कॉस थीटा इंटू साइन फाई। देखो कोई दिक्कत है इसमें? अब देखो इस इक्वेशन को हम लेके चलते हैं, देखना यही टर्म आ जाएगा। देखो तो यहाँ tan फाई कितना है, तो tan फाई जो है वो b बाई ए। तो सोचो tan फाई जब b बाई ए है तो tan फाई तो जानते हो ना परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, और ये जो हाइपोटेनस है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो साइन फाई कितना हो गया, b बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कॉस फाई कितना हो गया, a बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो चलो साइन फाई और कॉस फाई का जो वैल्यू है हम लोग इस इक्वेशन में रख दें। देखो फिर से बता दे रहे हैं, ऐसा जब भी इक्वेशन रहे ना, समथिंग इंटू साइन थीटा प्लस समथिंग इंटू कॉस थीटा, यानी ये दो कांस्टेंट टर्म है, यहाँ साइन थीटा को तो तुम सीधे चाहो तो एक सिंगल टर्म में बदल सकते हो, लेकिन एक कैपिटल ए के जगह क्या लिखना पड़ेगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और जहाँ फाई है वहाँ tan फाई इक्वल टू बी बाई ए, उसके हेल्प से जो फाई आएगा वो लिखना। देखो कैसे वही बात आता है। देखो इसी इक्वेशन को हम लेकर के आगे बढ़े, अभी जो इक्वेशन है, चलो नहीं होता है तो हम यहाँ पे एक बार रिपीट करते रहें। देखो फिर से हम ये इक्वेशन लेके चले हैं ना, ये इक्वेशन लेकर के चले, कैपिटल ए के जगह क्या पुट कर दिए, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, साइन ए प्लस बी फॉर्मूला पे रख दिए। अब थोड़ा देखना तो x इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन थीटा, तो चलो साइन थीटा तो साइन थीटा ही। कॉस फाई क्या लिखें, तो देखो कॉस फाई यहां लिखे हुए हो, है ना। अब चलो जी कॉस थीटा, साइन फाई क्या लिखें, तो b बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो तो अब इसको थोड़ा सॉल्व करो, ये जो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है इसको ब्रैकेट के अंदर ले जाओगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा क्या। और देखो क्या बच जा रहा है, ये साइन थीटा
प्लस बी कॉस थीटा। देखो तो यही आ गया कि नहीं, बोलो। मतलब कि ये इक्वेशन हो या ये इक्वेशन हो, दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो हम लोग क्या सीखे आगे से? अभी देखो, हर बार प्रूफ नहीं याद रखना है, सीधे बात यही याद रखना है कि जब भी ऐसा इक्वेशन रहे ना, सम कांस्टेंट इनटू साइन थीटा प्लस सम कांस्टेंट इनटू कॉस थीटा, तो उसको हम सीधे लिख सकते हैं कि x इजकल टू कैपिटल ए साइन थीटा प्लस फाई, और a के जगह इतना, फाई के जगह इतना। तो इसको तुम क्या करो, कॉपी में एक जगह पहले नोट कर लो, ये आगे जरूरत में आने वाला है, ठीक ना। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट तुम लोग ले लो। तो अब जो है मेनली हम लोग आते हैं जो अभी हेडिंग दिए थे, कॉम्बिनेशन ऑफ टू SHMs डायरेक्टेड अलोंग सेम डायरेक्शन, along same direction, यानी एक ही पार्टिकल पे दो सिंपल हार्मोनिक मोशन सेम डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, तो रिजल्टेंट मोशन कैसा होगा ये पता लगाना है। फिर हम लोग ये भी देखेंगे कि दो से ज़्यादा भी एक्ट करेगा तो क्या इफेक्ट होगा। तो देखो मान लेते हैं कि एक इक्वेशन जो है वो है A1 साइन ओमेगा टी। सपोज करो इसका फेज कांस्टेंट 0 है, A1 एम्पलीट्यूड हो गया, ओमेगा जो है एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो गया। दूसरा जो इक्वेशन है A2 साइन ओमेगा टी, चलो प्लस डेल्टा बोल दे रहे हैं। कोई पूछे डेल्टा क्या है, तो जाहिर है डेल्टा जो है वो फेज कांस्टेंट है इस सेकेंड सिंपल हार्मोनिक मोशन का। लेकिन जैसे यहां देखो फेज कांस्टेंट 0 है और यहां डेल्टा है, तो बोलेंगे क्या, डेल्टा इज द फेज डिफरेंस, ठीक ना, फेज डिफरेंस ऑफ दिस टू SHMs। थोड़ा ध्यान समझना, डिफरेंस क्यों बोले, जैसे यहां फेज 0 है और यहां डेल्टा है, तो दोनों के फेज में जो डिफरेंस है उसको हम लोग डेल्टा बोले हैं, इसीलिए इसका नाम क्या दे दिए, फेज डिफरेंस। अब तुमसे कहा जाए कि इक्वेशन ऑफ रिजल्टेंट SHM क्या होगा, रिजल्टेंट SHM का इक्वेशन क्या होगा, तो बोलेंगे x1 प्लस x2, है ना, दोनों इक्वेशन को, ठीक ना, यही ना प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन भी है। तो ये दोनों को ऐड कर देना है और हम लोगों को देखना है कि रिजल्टेंट इक्वेशन क्या आ रहा है। तो ठीक है, देखते हैं। बोलो तो A1 x1 के जगह क्या लिखें, A1 साइन ओमेगा टी, x2 के जगह क्या लिखें, A2 साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा। चलो इसको साइन A प्लस बी के फॉर्मूला पे ब्रेक कर लेते हैं। तो A1 साइन ओमेगा टी, A2 साइन A इंटू कॉस बी प्लस कॉस A इंटू साइन बी। क्या सही लिखे, देख लो, बिल्कुल साइन A प्लस बी का फॉर्मूला पर सेट कर दिया। अब थोड़ा देखना, देखो यहां भी साइन ओमेगा टी है, यहां भी साइन ओमेगा टी है, ये दोनों फर्स्ट टर्म को अगर ऐड करें तो A1 प्लस A2 कॉस डेल्टा साइन ओमेगा टी, है ना, और सेकंड वाला जो टर्म है A2 साइन डेल्टा कॉस ओमेगा टी। अब थोड़ा ध्यान से देखना है इसको, ये अभी बात जो सिखाए थे वहां आ गया। देखो अभी कुछ देर पहले सिखाए थे ना तुमको, x इजकल टू A साइन थीटा प्लस B कॉस थीटा। कहोगे वो कहाँ आ गया, तो बोलेंगे देख लो, A के जगह ये टर्म है, जहां B लिखते थे ये टर्म, साइन थीटा, थीटा के जगह क्या हो गया है, ओमेगा टी, कॉस थीटा है कि नहीं, यानी हूबहू जो है इसी टर्म पर बेस्ड है। और अभी तुमको सिखाए हैं कि ऐसा जब भी इक्वेशन रहे तो तुम उसको एक सिंगल इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हो। तो बोलेंगे कि वी कैन राइट
ठीक ना। देखो हम लोग कैसे लिख सकते हैं इसको, बोलेंगे x इजकल टू कैपिटल ए साइन थीटा के जगह तो ओमेगा टी प्लस फाई। देखो अभी कुछ देर पहले तुम किए हो यही। देखो सम कांस्टेंट इनटू साइन थीटा, सम कांस्टेंट इनटू कॉस थीटा। बोलो इस सिंगल इक्वेशन में लिख सकते हो कि नहीं? और कैपिटल ए के जगह क्या लिखें, फाई के जगह क्या लिखें? तो समझ रहे हो ना कि कैपिटल ए के जगह क्या लिखना है। वहां सिखाए थे ना अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ क्या बोलोगे? इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। फाई के जगह क्या बोलोगे? तो वहां सिखाए थे ना tan फाई बी बाई ए, यहाँ क्या लिखोगे? a2 साइन डेल्टा बाई a1 प्लस a2 कॉस डेल्टा। ठीक है। अच्छा एक चीज सोचो, ये जो इक्वेशन है क्या एसएचएम का स्टैंडर्ड इक्वेशन नहीं तुमको दिख रहा है? बोलो तो एसएचएम का जैसे इक्वेशन लिखा हुआ है ना वैसा ही है कि नहीं? तो एक कैपिटल ए किसके जगह पे है? तो कैपिटल ए एम्पलीट्यूड के जगह पे है। फाई किसके जगह पे है? तो फेज कांस्टेंट के जगह पे है। यानी हम लोग बोलेंगे कि देखो जी कैपिटल ए जो है वो समझो एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट एसएचएम है ना, रिजल्टेंट एसएचएम का एम्पलीट्यूड है। फाई क्या है जी? तो बोलेंगे फाई है फेज कांस्टेंट ऑफ रिजल्टेंट एसएचएम, है ना। रिजल्टेंट एसएचएम का ये फेज कांस्टेंट है। चलो ये तो ठीक। तो एक काम करो, पहले इसका स्क्रीनशॉट लो तो फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो इस कैपिटल ए का वैल्यू क्या लिखें, यानी रिजल्टेंट जो सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा दोनों के कॉम्बिनेशन। इतना तो समझ गया ना कि जब दो सिंपल हार्मोनिक मोशन किसी पार्टिकल पे सेम डायरेक्शन में एक्ट करे और अगर उन दोनों एसएचएम का एंगुलर फ्रीक्वेंसी सेम हो तब ये तय है कि जो रिजल्टेंट मोशन होगा वो भी कैसा होगा? तो एसएचएम होगा, है ना। तो देखो एक कैपिटल ए के जगह क्या लिखें? तो जैसा कि तुम जानते हो अंडर रूट साइन ओमेगा टी के पहले जो टर्म है तो a1 प्लस a2 कॉस डेल्टा होल स्क्वायर प्लस a2 साइन डेल्टा होल स्क्वायर। चलो अब इसका हम लोग स्क्वायर ब्रेक करें, तो इसको ब्रेक करोगे तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, है ना। और चलो इसका स्क्वायर करते हैं a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल्टा। चलो ध्यान से देख लो इस इक्वेशन को। चलो जी यहां से a2 स्क्वायर जब कॉमन लोगे, चलो लिख दे रहे हैं इसको एक लाइन और, a1 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस डेल्टा प्लस a2 स्क्वायर कॉमन कॉस स्क्वायर डेल्टा प्लस साइन स्क्वायर डेल्टा। समझ ही रहे हो ये तो 1 होगा, यानी रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना आ गया? तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आ गया a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर 2a1 a2 कॉस डेल्टा, है ना। देखो तो कुछ जाना पहचाना फॉर्मूला लग रहा है। वेक्टर में भी कुछ ऐसा ही फॉर्मूला आता था क्या? यानी समझ लो कि दो एसएचएम को ऐड करना है, कंपोजिशन निकालना है, यानी कि दो वेक्टर को ऐड करना है ना। समझ लो कि एक वेक्टर है a1 दूसरा है a2 और दोनों के बीच का एंगल क्या है? डेल्टा। यानी जो फेज डिफरेंस है ना वो बीच के एंगल का काम कर रहा है। चलो उस पर भी आएंगे, लेकिन अभी जो है तो चलो जो रिजल्टेंट एसएचएम है उसका एम्पलीट्यूड तो हम लोग निकाल लिए, लेकिन जो रिजल्टेंट एसएचएम है उसका फेज कांस्टेंट क्या होगा? फाई के जगह क्या लिखेंगे? देखो बोर्ड पे तो हम मिटा दिए हैं, लेकिन तुम तो अभी स्क्रीनशॉट लिए हो, थोड़ा याद दिला दे रहे हैं। अभी तुम लिखे हो ना ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई, तो ए तो लिख दिए। फाई जो है रिजल्टेंट एसएचएम का फेज कांस्टेंट है, तो फाई कैसे लिखें? तो देखो
जो अभी तुम्हारा इक्वेशन था हम एक बार लिख दे रहे हैं रफ में कि तुमको याद रहे कैसे हम काम किए। A1 प्लस A2 कॉस डेल्टा साइन ओमेगा टी और A2 साइन डेल्टा कॉस ओमेगा टी, है ना, ये लिखा हुआ है, तुम अभी देखे हो। अब मुझे tan फाई निकालना है, तो क्या सिखाए थे, tan फाई निकालना है तो A2 साइन डेल्टा यानी कॉस के पहले जो टर्म है A2 साइन डेल्टा डिवाइडेड बाई A1 प्लस A2 कॉस डेल्टा, ठीक ना। तुम लिख सकते हो फाई इजकल टू tan इनवर्स A2 साइन डेल्टा डिवाइडेड बाई A1 प्लस A2 कॉस डेल्टा। चलो ये तो ठीक है। अब जो है तुम इसका अब सिंपल ट्रिक में आ जाओ, कैसे काम करेंगे, ठीक ना। ये तो स्टैंडर्ड प्रोसेस हुआ। चलो एक बार फिर से रिपीट करते रहें कि जब दो सिंपल हार्मोनिक मोशन एक्ट करे, दोनों का अगर एंगुलर फ्रीक्वेंसी सेम हो और सेम डायरेक्शन में एक्ट करे, है ना, तो रिजल्टेंट एसएचएम जो हो, रिजल्टेंट मोशन पहले तो जानो एसएचएम ही होगा और उसका एम्पलीट्यूड कितना होगा √A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस डेल्टा। साथ में जो है फाई का वैल्यू यानी कि फेज कांस्टेंट रिजल्टेंट एसएचएम का निकालोगे तो ये होगा, ठीक ना। यहाँ पे इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो तुम्हारे समझने के लिए किए थे। अब एक बात और जान, तुम माइंड में ऐसे सोच सकते हो, एक है वेक्टर A1, ठीक ना, माइंड में समझो वेक्टर का क्वेश्चन बना रहे हैं। जैसे दो एसएचएम है ना, एक का एम्पलीट्यूड A1 है, दूसरे का एम्पलीट्यूड A2 है। तो चलो समझो कि A1 और A2 दो वेक्टर है और जो दोनों का जो फेज डिफरेंस है ना वो समझ लेना बीच का एंगल है। तो चलो बीच का एंगल कितना हो गया, तो डेल्टा, डेल्टा ही ना फेज डिफरेंस था, तो बीच का एंगल डेल्टा। अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट निकालोगे उसको कैपिटल ए बोलो, यानी एम्पलीट्यूड जो है या जो दिखाए हो ना रिजल्टेंट एसएचएम का। और बस सब सिंपल वे में थोड़ा सोचो तो ये समझ लो कि रिजल्टेंट है A1 और A2 के बीच का एंगल कितना है, तो दोनों के बीच का एंगल को डेल्टा समझ लो और रिजल्टेंट A है। तो बतलाओ, तो वेक्टर में पढ़ा है ना कि रिजल्टेंट निकालना हो तो A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर 2A1 A2 कॉस डेल्टा। साथ में जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो A1 के साथ जो एंगल बना रहा है इसी को समझो यहाँ फेज कांस्टेंट बोलते हैं। और वेक्टर में याद करो कि ये एंगल जो निकालते थे इसका फॉर्मूला होता था A2 साइन डेल्टा बाई A1 प्लस A2 कॉस डेल्टा। यानी देख लो रिजल्ट वही आया है जो वेक्टर के अकॉर्डिंग, यानी इसका जब न्यूमेरिकल हम लोग बनाएंगे ना तो न्यूमेरिकल में दिमाग में किसको लाएंगे, वेक्टर को, क्योंकि वो तो स्टार्ट में पढ़े रहते हो। और खैर फार्मूला तो इतना सिंपल है, इसके अकॉर्डिंग हम लोग काम करेंगे और ये सीखेंगे कि दो से ज़्यादा भी एसएचएम रहेगा तब प्रॉब्लम को कैसे बनाएंगे। पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। देखो अब हम लोग कंपोजिशन ऑफ एसएचएम पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन बना रहे हैं, ठीक ना। कुछ एग्जांपल्स को लेते हैं जो धीरे धीरे टफ होते जाएगा, ध्यान से देखना। जैसे एक इक्वेशन है x1 इजकल टू 3 सेंटीमीटर साइन पाई टी, सपोज करो। दूसरा इक्वेशन है x2 इजकल टू 4 सेंटीमीटर कॉस पाई टी। तुमसे पूछा क्या गया कि एम्पलीट्यूड, फेज कांस्टेंट एंड इक्वेशन ऑफ रिजल्टेंट एसएचएम क्या होगा। चलो हम ये इक्वेशन लिखें। तुम्हारे माइंड में आएगा कि लेकिन आप तो यहाँ साइन लिख दिए, यहाँ कॉस लिख दिए, ठीक। देखो तुम जब भी अगर यहाँ कॉस लिखा जाए तो तुम चाहोगे तो इसको साइन में बदल लो। कैसे बदल लेंगे, साइन पाई टी प्लस पाई बाई 2, साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है। यानी इक्वेशन को तुम साइन में ही रखना, कॉस में भी दिया रहे ना तो उसको साइन में कन्वर्ट कर लेना, बस केवल पाई बाई 2 ऐड कर देना एंगल में, वो साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब तुम ऐसे सोचो, इन दो इक्वेशन को मुझे ऐड करना है तो A1 कितना है 3 सेंटीमीटर, A2 कितना है
4 सेंटीमीटर। फेज डिफरेंस कितना है, तो देखो इसका 0 है और इसका π/2 है, यानी फेज डिफरेंस कितना है, π/2। जबकि देखो इस इक्वेशन को देखने पे लग रहा था ना कि इसका भी 0 है, इसका भी 0 है, लेकिन नहीं, फेज जब भी तुमको देखना हो ना तो उसको पहले साइन में कन्वर्ट कर लेना, उसके तब कंपेयर करना। अब तुम्हारे पास तो फॉर्मूला है, भाई रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कैसे निकालें, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला अभी सीखे हो, है ना। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड तो अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर 2a1 a2 cos डेल्टा। बोलो a1 कितना, तो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 3 इंटू 4 cos π/2 यानी 90 डिग्री, है ना। यहाँ लिख दो cos π/2। बोलो तो कितना हुआ, cos π/2 तो 0 होता है, 9 + 16 25, मतलब 5 सेंटीमीटर आया क्या। यानी अगर इस तरह का 2 SHM होगा और वो एक्ट करेगा एक साथ, तो पार्टिकल का एम्पलीट्यूड 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगर फेज कांस्टेंट का बात करो तो फेज कांस्टेंट अभी फॉर्मूला पढ़े थे, a2 साइन डेल्टा डिवाइडेड बाय a1 प्लस a2 cos डेल्टा, है ना। तो बतलाओ तो a2 साइन डेल्टा, तो a2 के जगह क्या लिखें, तो a2 तो 4 है और डेल्टा तो 90 है, 3 + 4 cos 90, है ना। बतलाओ तो tan phi क्या आ गया जी, तो tan phi आ गया 4/3, साइन 91 cos 90 0, phi जो है 53 डिग्री का वैल्यू होता है, वो बोल सकते हो। और नहीं तो तुम इन्वर्स में लिख दो, phi कितना हो गया, tan इनवर्स 4/3। अब तुमसे कोई कहे कि भाई एम्पलीट्यूड तो निकाल दिए, फेज कांस्टेंट, लेकिन इक्वेशन ऑफ रिजल्टेंट SHM क्या लिखें, बोलेंगे इक्वेशन ऑफ रिजल्टेंट SHM जानते हो ना क्या होता है, क्या होता है, a साइन ओमेगा t प्लस फाई, यही ना रिजल्टेंट इक्वेशन है। अब बोलो कैपिटल A के जगह क्या लिखें, तो 5 सेंटीमीटर, तो लिखो 5 सेंटीमीटर। साइन ओमेगा के जगह क्या लिखें, तो पाई लिखें, नहीं ओमेगा के जगह पाई लिखें। अब फाई के जगह क्या लिखें, तो बोलेंगे लिख दो tan इनवर्स 4/3। हाँ, अगर मान लो यही जो है तुम 53 डिग्री लिखना चाहता, तो फाई को 53 डिग्री, तो हम लोग डिग्री में ना लिख के रेडियन में लिखते हैं, तो क्या करेंगे, इसको 53 डिग्री तो ठीक है, रेडियन में बदलना हो तब π/180 से मल्टीप्लाई कर लो, इतना रेडियन हो गया, है कि नहीं। तो चलो इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लो। चलो अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज करो एक जो SHM है लिखा हुआ है 2 सेंटीमीटर साइन 2πt प्लस π/6, सपोज करो। दूसरा इक्वेशन है, मान लो लिखा हुआ है 4 सेंटीमीटर साइन 2πt प्लस π/3, है ना। और कहा गया ये दोनों इक्वेशन का जब कंपोजिशन करोगे तो रिजल्टेंट मोशन का एम्पलीट्यूड और फेज कांस्टेंट क्या होगा, इक्वेशन क्या हो। देखो इतना समझ रहे हो ना, a1 के जगह कितना है जी, तो 2 सेंटीमीटर, a2 के जगह कितना है 4 सेंटीमीटर, और फेज का डिफरेंस कितना, ये देखो ये π/6 से π/3 है, ये 0 नहीं है। तब क्या करें, तो देखो एक तो काम ऐसे कर सकते हो, a1 = 2 सेंटीमीटर, a2 = 4 सेंटीमीटर एंड डेल्टा = इन दोनों का डिफरेंस π/3 माइनस π/6। बोलो तो π/3 माइनस π/6 करोगे
तो जाहिर है π/6 आ जाएगा, यानी डेल्टा के जगह क्या लिख देंगे, π/6। अब समझना कुछ बात को, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या होगा, तो इसमें कोई दिमाग अलग से नहीं लगाना। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या होगा जी, तो बोलेंगे पाई फार्मूला होता है a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर 2a1 a2 कॉस डेल्टा, है ना। तो बस a1 मालूम, a2 मालूम, डेल्टा मालूम, वैल्यू रख दो, बनना तो इसको है, यानी कि 2a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 इंटू 4 कॉस डेल्टा के जगह कितना, π/6। अब सॉल्व कर दो, जो आएगा, है ना, कॉस π/6 यानी 30 डिग्री ना हुआ, वैल्यू √3/2, जो आएगा सॉल्व कर लो। देखो फेज कांस्टेंट कैसे लिखे, इसको रिजल्टेंट का, इसको थोड़ा समझना है। देखो वैसे तो अगला एग्जाम्पल लेंगे तो और तुमको क्लियर होगा। मान लो ये एक्स एक्सिस, पहला जो पार्टिकल है वो 2 सेंटीमीटर के एम्पलीट्यूड में ओसिलेट कर रहा और उसका फेज कांस्टेंट π/6 है। तो तुम माइंड में ये सोचो ना कि पहला जो वेक्टर a1 है वो 2 सेंटीमीटर है और वो π/6 एंगल बना रहा है ना, कितना एंगल बना रहा, π/6। दूसरा जो वेक्टर है वो 4 सेंटीमीटर है और वो एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, तो π/3। और इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, देखो ध्यान से, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो a1 से कितना एंगल बनाएगा, वो तो हम निकालने का फॉर्मूला अभी सीखे, लेकिन एक्स एक्सिस से जो एंगल बनाएगा ना उसी को फेज कांस्टेंट बोलते हैं। तो देखो थोड़ा सा इसमें फर्क पड़ेगा तुमको समझने में। चलो एम्पलीट्यूड निकालने में तो कोई दिक्कत नहीं है, एम्पलीट्यूड तो जैसे निकालता था a1 स्क्वायर प्लस उसी फॉर्मूला पर अपना रख करके बना लिया। लेकिन अब याद करो, अभी जो फॉर्मूला हम तुमको सिखाए थे tan phi निकालने का, तो उसमें हम ये एंगल निकालना सिखाए थे। लेकिन फेज कांस्टेंट का मतलब हो गया ये टोटल एंगल जो एक से वो एंगल बनाया, तो ये एंगल पूरा कैसे निकालें। तो चलो 1 मिनट के लिए इस एंगल को हम फाई डैश बोल देते हैं। तो बोलो tan phi डैश क्या होगा, तो अभी पढ़े वो फार्मूला a2 साइन डेल्टा बाई a1 प्लस a2 कॉस डेल्टा। बोलो a2 कितना है जी, तो 4 है, डेल्टा कितना है तो π/6 है यानी 30 डिग्री है, और a1 कितना तो 2 प्लस 4 कॉस π/6। बोलो यहाँ से फाई डैश निकलेगा क्या, बोलो। लेकिन क्या ये फेज कांस्टेंट होगा रिजल्टेंट इक्वेशन का, तो बोलेंगे नहीं। तो फेज कांस्टेंट क्या होगा, तो बोलेंगे कि फेज कांस्टेंट ऑफ रिजल्टेंट SHM, रिजल्टेंट SHM का जो फेज कांस्टेंट है वो, उसको अगर हम फाई बोलें तो ये जो फाई डैश निकाले ना उसमें किसको ऐड करना पड़ेगा, π/6 को, फाई डैश प्लस π/6। यहाँ से जो वैल्यू आया फाई डैश का वैल्यू यहाँ से सॉल्व करके रख लो, tan इनवर्स में आएगा ना, जो आया वही हो गया रिजल्टेंट मोशन का फेज कांस्टेंट। अब तुमसे कोई कहे रिजल्टेंट SHM का इक्वेशन लिखें, तो रिजल्टेंट इक्वेशन क्या लिखोगे, a साइन ओमेगा t प्लस फाई लिखते हो ना। तो बतलाओ कैपिटल ए के जगह क्या लिखोगे, तो जो यहाँ से वैल्यू आएगा वो कैपिटल ए हो गया। ओमेगा के जगह क्या लिखोगे, तो देखो ओमेगा टी यही 2 पाई है ना, तो ओमेगा के जगह 2 पाई पुट करेंगे। आप फेज कांस्टेंट के जगह क्या लिखोगे, तो फाई डैश प्लस π/6। इस एग्जाम्पल को समझा। देखो अगला जो एग्जाम्पल ले रहे हैं ना, उसमें
चाहे वो 2 SHM रहे या 2 से ज़्यादा SHM रहे, वो सब में काम करेगा और ये वाला प्रॉब्लम को वो और आसान कर देगा। तो चलो पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, तो देखो एक ऐसा एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं जिसमें 2 से ज़्यादा जो है इक्वेशंस, देखो 2 से ज़्यादा का सीख जाओगे ना तो 2 भी रहेगा तो इस मेथड से काम कर ही सकते हो। देखो जी, अब तुमसे पूछा जा रहा है कि अगर ये तीनों सिंपल हार्मोनिक मोशन किसी पार्टिकल पे एक साथ एक्ट करे तो जो रिजल्टेंट मोशन होगा उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, फेज कांस्टेंट क्या होगा, उसका इक्वेशन क्या होगा। बहुत ही सिंपल है, देखो कैसे काम करना। देखो फर्स्ट जो एग्जाम्पल है sin पाई टी प्लस 0, यानी इसका फेज कांस्टेंट 0। तो चलो ये मान लो एक्स एक्सिस। माइंड में सोचो कि एक वेक्टर है 2 सेंटीमीटर का जो एक्स एक्सिस से 0 डिग्री का एंगल बना रहा है, यानी जो फेज कांस्टेंट है ना उसको एक्स एक्सिस से एंगल मान करके चलो, ये 2 सेंटीमीटर है। दूसरा जो वेक्टर है वो π/4 उसका फेज कांस्टेंट है, यानी समझो जो दूसरा वेक्टर है नाम उसका A2 रख देते हैं, √2 सेंटीमीटर है, π/4 का मतलब हुआ 45 डिग्री का एंगल बना रहा। ठीक है, ये है y एक्सिस। तीसरा वेक्टर देखो 2 सेंटीमीटर है और 2π/3 का एंगल बना रहा है, यानी 120 डिग्री का ये एंगल बना रहा है। 2π/3 यानी एक्स एक्सिस से ये जो है 120 डिग्री का एंगल बना रहा। ठीक ना, ये वाला जो एंगल है पूरा कितना है 120 डिग्री। अब देखना, तुमसे पूछा जा रहा है कि इस तीनों वेक्टर का रिजल्टेंट क्या होगा। इनडायरेक्टली यही समझो कि तुम एक वेक्टर के क्वेश्चन बना रहे। याद करो तो वेक्टर में जब भी 2 से ज़्यादा वेक्टर होता था तो उसका रिजल्टेंट कैसे निकालते थे, क्या करते थे बोलो। तो पहले तुम उसको कंपोनेंट में ब्रेक करते थे या कहो IJ में लिखते थे और फिर उसको ऐड करते थे। तो वो देखो वही काम करना, ठीक ना। चलो वेक्टर को कंपोनेंट में ब्रेक किया जाए तो जो वेक्टर A1 है ये तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ही है, तो बोलेंगे क्या, ये तो हो गया 2 सेंटीमीटर I कैप, है ना। इसमें J लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, जानते हो ना, इधर हम लोग I बोलते हैं, इधर J बोलते हैं। अब चलो A2 का बात करोगे तो ये √2 सेंटीमीटर है और 45 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो इसका तो कुछ कंपोनेंट I में भी होगा और कुछ J में भी होगा। तो अब हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, तो बोलेंगे √2 cos 45 डिग्री I √2 sin 45 डिग्री J, और यहाँ प्लस लिख देंगे। देखो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में वेक्टर है, I और J दोनों प्लस होगा। cos 45 क्या होता है जी, तो 1/√2, तो √2 तो कैंसिल, sin 45 भी है ना, 1/√2 √2 कैंसिल, तो J हो गया। अब चलो हम लोग तीसरा वेक्टर को कंपोनेंट में ब्रेक करते हैं, IJ में लिखते हैं। देखो ये एंगल जब 120 है तो जाहिर है ये एंगल कितना होगा बोलो, 60 होगा ना। इधर जान रहे हो ना, इधर -I और इधर J, इधर जब I होता है तो इधर -I ना, यानी ये जो A3 वेक्टर है इसको जब कंपोनेंट में ब्रेक करोगे तो इसका I निगेटिव होगा और J पॉजिटिव होगा। तो कैसे लिखें, तो देखो -2 cos 60 डिग्री I प्लस 2 sin 60 डिग्री J। मान लो एक मिनट के लिए वेक्टर को अगर IJ में लिखने नहीं आता हो तो जो हम वेक्टर के क्लास में सिखाए हैं ना, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर इन 2 डायमेंशन, देखना ना, लगातार 2 क्लास हम लिए हैं इस पर, तो उसको अगर पूरा देख लोगे ना तो पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। उसमें तो और भी अलग अलग तरह के वेक्टर को लिया गया एग्जाम्पल में। अब जो है cos 60 का वैल्यू क्या होता है 1/2, तो जाहिर है ये तो केवल I बच जाएगा, 2 गायब हो जाएगा। और sin 60 √3/2, तो 2 गायब हो गया, √3 बच गया।
अब बतलाओ तो इन तीनों को ऐड करोगे तो जो रिजल्टेंट मिलेगा A1 प्लस A2 प्लस A3, चलो तीनों को ऐड किया जाए। A1 कितना है जी, तो 2i, A2 कितना, तो i प्लस j, A3 कितना, माइनस i प्लस √3j। देखो तो ये क्या आ गया, 3i, नहीं ना, 3i करने की कोई ज़रूरत नहीं। देखो ये i और माइनस i कैंसिल, 2i, और j वाला देखो यहाँ j है √3j, तो √3 प्लस 1j। अगर और सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो √3 का वैल्यू रख दो, है ना, 1.732 होता है, 1.73 ही लिख दो। तो इस तरह से, खैर और यार रूट में ही रहने दो। ध्यान से देखो, अब तुमसे पूछा जाए कि रिजल्टेंट जो मोशन होगा इन तीनों एसएचएम को किसी पार्टिकल पे एक्ट करने के बाद जो रिजल्टेंट मोशन होगा उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा। तो देखो, जब वेक्टर आई में लिखा हुआ है तो बस अब कोई दिमाग नहीं लगाना है। रूल क्या है, x कंपोनेंट का स्क्वायर y का, यानी 2a² √3 प्लस 1 होल स्क्वायर। बोलो ये क्या आ गया, तो ये इसको बोलेंगे एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट एसएचएम, ठीक ना, क्या बोलेंगे, एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट एसएचएम। अब देखो, अगर बात किया जाए फेज कांस्टेंट का, तो याद करो वेक्टर जब i में होता है और x एक्सिस से वो कितना एंगल बना रहा, अगर ये निकालना हो तो वेक्टर में सिखाया गया था कि tan phi निकालना हो तो y कंपोनेंट बाई x कंपोनेंट, यानी √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो बोलो phi क्या हो गया, तो tan इनवर्स √3 प्लस 1 बाई 2। देखो तो सही लिखे ना। तो चलो एम्पलीट्यूड मालूम हो गया, फेज कांस्टेंट मालूम हो गया। अब तुमसे कहा जाए कि इक्वेशन ऑफ रिजल्टेंट एसएचएम क्या होगा, रिजल्टेंट एसएचएम का इक्वेशन क्या होगा, बोलेंगे होगा इक्वेशन A sin ओमेगा t प्लस फाई, यही ना स्टैंडर्ड इक्वेशन है। और A के जगह क्या पुट करोगे, तो बस देखो ये निकाले हुए हो क्या, √2a² √3 प्लस 1 होल स्क्वायर, जो वैल्यू आएगा वो रख देंगे। फाई के जगह क्या पुट करोगे, तो tan इनवर्स √3 प्लस 1 बाई 2। अब ओमेगा के जगह क्या पुट करोगे, तो जाहिर है देखो ओमेगा के जगह पाई है ना, तो ओमेगा के जगह रखना है पाई। अब इस तरह से तुम सोचो, अगर 10 ठो एसएचएम का इक्वेशन होता तो क्या नहीं बनाते। हाँ, एक बात जरूर याद रखना, बाय द वे यहाँ साइन के जगह कॉस लिखा रहता, तो पहले उसको साइन में बदलना है ना। तो साइन में बदलने का क्या तरीका, अगर ये कॉस होता और साइन में बदलना है तो कुछ नहीं करना है, एंगल में π/2 ऐड कर देना है। इसलिए जब कॉस रहे ना तो उसमें बहुत दिमाग लगाने की तुमको ज़रूरत नहीं है, बस उसको साइन लिख दो और एंगल में π/2 ऐड कर दो, यानी फेज में π/2 इंक्रीज कर दो। तो चलो ये इस तरह से तुम 2 एसएचएम हो या 2 से ज़्यादा एसएचएम हो, सबके लिए काम कर सकते हो। तो ये तो आज हम लोग सीखे हैं कि कैसे जो है क्वेश्चंस बनाएंगे जब सेम डायरेक्शन में ढेर सारा सिंपल हार्मोनिक मोशन एक ही पार्टिकल पे एक्ट करें। और तुम लोग जो है अगले क्लास में सीखोगे, जो एसएचएम का क्लास होगा उसमें बतलाएंगे कि जब एक ही पार्टिकल पे एक्स डायरेक्शन में भी कोई एसएचएम एक्ट करे, वाई में भी एक्ट करे, तो रिजल्टेंट पाथ कैसा होगा। तो चलो आज हम लोग इतना ही सीखते हैं। धन्यवाद।